नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। किरण, निशा, सुदेश, अवंतिका, ज्योति, आकांक्षा, विशाल, मनीष, पूजा, ऋषभ, जूली, दीपक, प्रिया, अनुराग, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्त्र श्री अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। प्यारे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हड़प्पा सभ्यता के स्थल, जिसमें मैंने आपको लोथल तक की चीजें बताई थी। लोथल पढ़ाया था, चन्हूदड़ो पढ़ाया था, हड़प्पा पढ़ाया था, मोहनजोदड़ो पढ़ाया था। आज मैं प्यारे बच्चे आपको कालीबंगा, धोलावीरा, जो मतलब आपके बचे हुए स्थल हैं और इम्पोर्टेंट हैं, उनके बारे में आपसे डिस्कशन करूंगी। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे, ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। प्यारे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो आज आपकी जो साइट होगी वो कौन सी होगी? आप कहोगे कि मैम आज हमारी साइट होगी कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा के बारे में हम पढ़ेंगे और जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कालीबंगा कहाँ पर पड़ता है। ठीक है, कालीबंगा मैंने आपको इसके बारे में बताया है कि इसकी खोज कब की गई थी, कहाँ पर पड़ता है और किस नदी के किनारे पर ये है। तो बेटा, जब हम कालीबंगा की बात करते हैं तो यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे मिले हैं जुते हुए खेत के साक्ष्य। क्या मिले हैं बेटा? जुते हुए खेत के साक्ष्य। ठीक है, और हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब है कि यहाँ से हमें हल के निशान मिले हैं। क्या मिले हैं? हल के निशान। हल समझते हो, जिससे खेतों में जुताई की जाती है। ठीक है, जिससे खेतों में जुताई की जाती है। बहुत बढ़िया, जिस बच्चे ने लिखा है राजस्थान, है ना। कुछ बच्चे तो असम लिख दे रहे हैं कि मैम असम में है, गुजरात में है, राजस्थान में है। बेटा, कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में। यहाँ से हमें क्या मिले हैं? जुते हुए खेत के साक्ष्य। हम लिख सकते हैं एविडेंस ऑफ प्लग्ड फील्ड फाउंड। प्लग्ड फील्ड फाउंड। ठीक है, प्लग्ड फील्ड फाउंड, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर। और हमें यहाँ से क्या मिला है? मैंने आपको बताया था कि हमें लोथल से भी अग्निकुंड मिलते हैं और कालीबंगा से भी हमें अग्निकुंड मिलते हैं, या हवन कुंड जिसको आप कहते हो। आप कुछ भी कह सकते हो, अग्निकुंड कह सकते हो, हवन कुंड कह सकते हो, बात एक ही है। तो हमें क्या मिले यहाँ से? यहाँ से भी मैम हम कह सकते हैं कि हमें अग्निकुंड या हवन कुंड मिले हैं। अग्नि कुंड या फिर हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं। ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। एविडेंस ऑफ फायर बिट। एविडेंस ऑफ फायर बिट, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। और यहाँ पे हमें जो ज्यादातर ये मिले हैं, ये बेटा जी आयताकार मतलब रेक्टेंगुलर शेप में मिले हैं। किस शेप में मिले हैं? रेक्टेंगुलर शेप में हमें मैम ये फायर बिट मिले हैं यहाँ पर। ठीक है प्यारे बच्चे, आगे चलिए। उसके बाद में प्यारे बच्चे, अगर हम कहते हैं तो यहां से हमें और क्या मिला है? मैम काली चूड़ियां मिली हैं, ब्लैक बेंगल्स मिले हैं, काली चूड़ियां। लेकिन पता है ये किसकी बनी हुई हैं? ये आपकी चूड़ियां बनी हुई है मिट्टी की, क्ले से ये बनी हुई हैं। काली चूड़ियां हमें मिली हैं। हम लिख सकते हैं ब्लैक बेंगल्स। ब्लैक बेंगल्स मैम हमें यहां से मिलते हैं। काली चूड़ियां हमें यहाँ से मिलती हैं। हमें यहाँ से मिली हैं ऊंट की अस्थियां, बोन्स ऑफ कैमल। ऊंट की अस्थियां हमें मिलती हैं, बोन्स ऑफ कैमल। बोन्स ऑफ कैमल हमें यहां से मिल रहा है। ठीक है, यानी ऊंट की अस्थियां भी हमें कहां से देखने के लिए मिलती हैं? मैम कालीबंगा के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। यहाँ पे क्या किया गया है? फर्श में ईंटों का प्रयोग किया गया है। फर्श में ईंटों का प्रयोग। जो जमीनी स्तर मतलब जो जमीन आप बोलते हो, जिसको फर्श आप बोलते हो, यूज ऑफ ब्रिक्स फॉर फ्लोरिंग। यूज ऑफ ब्रिक्स फॉर फ्लोरिंग। फर्श के लिए किसका यूज हुआ है? ईंट का यूज हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा बेटा हमें यहां से मिलती है हाथी दांत की कंघी। हाथी दांत की कंघी, जिसे हम कहते हैं आइवरी कॉम्ब। हाथी दांत से बनी हुई कंघी मिली है, कॉम्ब ऑफ आइवरी। कॉम्ब ऑफ आइवरी।
ये सब कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से। लिख लीजिए फटाफट। और क्या मिला है यहाँ से बताइए? और मैम हमें यहाँ से सिलबट्टा मिला है, जिस पर मसाला पीसा जाता है, सिलबट्टा। यहाँ से भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मतलब भूकंप भी आता था, ये हमें यहाँ से पता चलता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वेरी गुड मैम, यहाँ से लकड़ी की नाली मिली है। मैंने आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता में जो घरों से नालियां निकाली गई थी वो डायरेक्टली गटर, जिसे हम कहते हैं सीवर, वहां तक थे। ठीक है, तो आप कहोगे कि भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, सिलबट्टा मिला है, लकड़ी की नाली मिली है। और प्यारे बच्चे, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हमें अंत्येष्टि संस्कार के साक्ष्य भी मिले हैं। अब मैम ये अंत्येष्टि संस्कार क्या होता है? अंत्येष्टि संस्कार के साक्ष्य ये क्या होता है मैम? तो बेटा जी ये होता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, तो उसकी डेथ के बाद में जो भी प्रोसीजर्स होते हैं, जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो काम होते हैं, जैसे व्यक्ति की चिता में आग देना, चिता देने के बाद जो प्रोसीजर्स होते हैं, उन सबको तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमें अंत्येष्टि संस्कार के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अंत्येष्टि संस्कार के साक्ष्य यानी फ्यूनरल राइट्स। अंत्येष्टि संस्कार को क्या कहते हैं? फ्यूनरल राइट्स, इंग्लिश कहते हैं एविडेंस ऑफ फ्यूनरल राइट्स। ये हमें यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, लिख लीजिए फटाफट। और एक चीज और ध्यान रखना कि जैसे अगर यहाँ पे तो लकड़ी की नाली, तो क्या लकड़ी की नालियां जो होती थी वो लकड़ी की नहीं, नाली हमें खिलौने के रूप में लकड़ी की यहाँ से मिली है। वैसे अगर मैं आपको यहाँ पे लिखवा दूं, जैसे बच्चे के दिमाग में ये क्वेश्चन आ जाता है, या आप एक तरफ लिख लेंगे, यहाँ लिख देती हूँ मैं कि जो सिंधु सभ्यता है, यहाँ पे जो नालियां थी वो पक्की ईंटों से थी। सभ्यता की जो नाली थी वो किसकी बनी हुई थी? पक्की ईंटों से। कुछ भी यहाँ पर कच्चा नहीं था, पक्की ईंटों से बनी हुई थी। और नालियों को डायरेक्टली सीवर से जोड़ा गया था ताकि घर का पानी अच्छे से निकल सके। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चे अगर मैं आगे बात करती हूं, तो ये आपका कालीबंगा लिखना। कालीबंगा लिखिएगा। कालीबंगा सिंधु घाटी या सिंधु सभ्यता का एकमात्र नगर था। एकमात्र नगर था जिसके निचले भाग में, जिसके निचले भाग में किलेबंदी नहीं की गई थी। जिसके निचले भाग में, सॉरी, जिसके निचले भाग में भी किलेबंदी की गई थी। किलेबंदी की गई थी मतलब यहाँ पे केवल उन, मतलब जैसे अगर और साइट्स की हम बात करें तो सिंधु सभ्यता के जो और स्थल हैं वहां पर किलेबंदी केवल की जाती थी जहां पे राजा या सरदार रहता था। लेकिन प्यारे बच्चे, जब हम कालीबंगा की बात करते हैं तो निचले भाग में कौन रहता था? तो मैम निचले भाग में तो सामान्य लोग रहते थे, यानी आम जनता। निचले भाग मतलब सामान्य लोग रहते थे, वहां पर भी इसमें फोर्टिफिकेशन था, वहां पर भी किलेबंदी की गई थी। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और आपके यूपी में, यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया, उस क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर देती हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में दो आपके टीलों में विभाजित है, एक तो पूरब और एक हम कह सकते हैं मैम पश्चिम। मैंने आपको बताया था कि पूरब में रहते थे सामान्य लोग,
यानी आम जनता, और यहाँ पे किलेबंदी नहीं होती थी, लेकिन कालीबंगा में किलेबंदी थी। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। कालीबंगा में किलेबंदी थी, और इसको क्या कहते थे, क्योंकि सामान्य लोग रहते थे इसीलिए इस एरिया को कहते थे नगर क्षेत्र। नगर क्षेत्र इसको कहा जाता था। ठीक है, अब पश्चिम में कौन रहता था? पश्चिम में मैम राजा या सरदार रहते थे। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे उच्च वर्ग के लोग रहते थे, हाई क्लास के लोग रहते थे, उच्च वर्ग के लोग रहते थे, है ना। यहाँ पर किस वाले एरिया में? पश्चिमी एरिया में। और यहाँ पे क्या किया जाता था? इस एरिया को मैम पूरा दुर्गीकृत किया जाता था, यानी फोर्टिफिकेशन यहाँ पर होता था, दुर्गीकृत ये होता था। और प्यारे बच्चे, इसकी अगर मैं बात करती हूं तो इस एरिया को क्वेश्चन पूछा गया यूपीएसआई में, क्या कहते थे? तो इसे दुर्ग या गढ़ कहते थे। तो दुर्ग या गढ़ कौन सा भाग है सिंधु घाटी सभ्यता का? पश्चिमी भाग है, क्योंकि यहां फोर्टिफिकेशन था। लेकिन अगर मैं स्पेशली यहाँ पे कालीबंगा की बात करती हूं बेटा, तो कालीबंगा एकमात्र ऐसा स्थल था जहां पूर्वी भाग में यानी नगर क्षेत्र में, और पश्चिमी भाग यानी कि यहाँ पे आपके गढ़ में, इन दोनों में ही किलेबंदी थी। बाकी सब में क्या था? केवल पश्चिमी भाग में किलेबंदी थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यूपीएसआई में ये पूछा गया प्रश्न है कि दुर्ग या गढ़ किसे कहते हैं। और यूपीएसआई में एक प्रश्न और पूछा गया है कि जो स्नानागार था वो किस शेप में था? तो मैंने आपको बताया था रेक्टेंगुलर शेप में था। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। तो आपको पॉइंट्स क्लियर करने हैं अपने माइंड में कि आखिर कहना क्या चाह रही है मैम, है ना। हमें क्या करना है? नोट्स बना रहा हूं, और कुछ बच्चे कह रहे हैं नोट्स बनाए या नहीं बनाए। बिल्कुल बनाओ, क्योंकि जो आपके नोट्स हैं आपको वही समझ में आएगा। मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी, हैंड रिटन नोट्स दे दूंगी, कुछ भी दे दूंगी, आपका इंटरेस्ट नहीं बनेगा। आपका इंटरेस्ट तब बनेगा जब आप खुद से चीजों को लिखोगे। जितना कॉपी पे तुम्हारा पेन चलेगा उतना ही तुम्हारा दिमाग काम करेगा। बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, रिकॉर्डेड क्लास है ताकि मैम हमारा नाम ले लें। बेटा ये सब टेक्निक पुरानी हो चुकी है, ठीक है, इन टेक्निक्स को खत्म करो। चलो आगे आ जाओ। तो ये मैंने आपको समझाया कि कालीबंगा में और बाकी साइट्स में क्या अंतर था। अब आ जाएंगे प्यारे बच्चे हम धोलावीरा। धोलावीरा है ना, जो आपका एकमात्र ऐसा नगर है ये जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। और ये पूरा का पूरा बेटा आयताकार नगर था। आयताकार नगर था, ये रेक्टेंगुलर सिटी आप इसको कह सकते हो कि मैम ये रेक्टेंगुलर सिटी थी, आयताकार नगर था। रेक्टेंगुलर ये हम कह सकते हैं। क्लियर? आगे देखिए, तो आयताकार नगर, रेक्टेंगुलर सिटी। अब आगे सुनिए, आगे अगर हम आगे क्या बात करते हैं कि जैसे अब कुछ बच्चे बोलेंगे यहाँ पर कि मैम आपने बताया है कि भारत में जो सबसे बड़ा आपका स्थल है या सबसे बड़ी साइट है वो राखीगढ़ी आपने बताई है। लेकिन अगर राखीगढ़ी के अलावा कुछ पूछ लिया जाए तो हम क्या लिखेंगे? अब ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं बहुत आराम से आपको समझाऊंगी। देखो ध्यान से सुनो। एक तो बेटा राखीगढ़ी, मैम हम तो धोलावीरा पढ़ रहे हैं, सुन लो जरा। राखीगढ़ी और धोलावीरा, तो पहले नंबर पर तो आएगी राखीगढ़ी और दूसरे नंबर पर आएगा धोलावीरा। राखीगढ़ी हरियाणा में है, धोलावीरा गुजरात में है। तो ये दोनों प्यारे बच्चे भारत में खोजे गए, भारत में खोजे गए सबसे बड़े स्थल हैं। भारत में खोजे गए सबसे बड़े स्थल। तो पहले नंबर पर कौन है? राखीगढ़ी। दूसरे नंबर पर कौन है? धोलावीरा। हमेशा ध्यान रखना उसी सीक्वेंस में लिखा है, पहला नंबर दूसरा नंबर। ये तो हो गए भारत में। लेकिन अगर हमसे प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय महाउपद्वीप में क्या है, अगर हमसे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में, केवल भारत में नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप में, मतलब जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था,
तब उस समय सबसे बड़ा कौन था? तो मोहनजोदड़ो। फिर कौन था? हड़प्पा। फिर कौन था? गणेरीवाला। फिर कौन है? राखीगढ़ी। तब राखीगढ़ी जो है चौथे स्थान पर है। ठीक है, अब सुनिए, यहाँ पे ये समझ आया कि भारत में कौन था? बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है इसको पढ़ के। तो भारत में मैम हम कह सकते हैं कि राखीगढ़ी और उसके बाद दूसरे नंबर पर धोलावीरा। लेकिन अगर मैम यही क्वेश्चन हमसे भारतीय उपमहाद्वीप में पूछा जाए, भारतीय उपमहाद्वीप में, है ना, जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि मैम पहले नंबर पर तो मोहनजोदड़ो, जो आप बता चुकी हैं। दूसरे नंबर पर मैम हड़प्पा। तीसरे नंबर पर मैम गरेणी वाला। और फिर आएगा चौथे नंबर पर राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी भारत में सबसे बड़ा है, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में चौथे नंबर पर आता है ये बेटा। तो आप ये ध्यान रखेंगे। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, गणेड़ी वाला, सॉरी मैंने गणेड़ी वाला कर दिया है, गणेड़ी वाला। ठीक कर देती हूं मैं, गणेड़ी वाला। और ये सब कहां पर हैं? ये सब पाकिस्तान में है। और राखीगढ़ी कहां पर है? भारत में है। तो भारत में सबसे बड़ा राखीगढ़ी, और आपके पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा तो मैम मोहनजोदाड़ो। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। उसके बाद में धोलावीरा, इसकी एक और खासियत है। एकमात्र नगर, एकमात्र ऐसा नगर जो 3 टीलों में विभाजित है, बताया था मैंने आपको। और इसी खासियत की वजह से इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। पूरा पश्चिम और मध्य में ये विभाजित है। यहां पर प्यारे बच्चे, आपको मैं बता दूं कि पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला मिली है। पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला, अभी इंग्लिश में लिखूंगी क्योंकि ये टफ वर्ड है मैम। ठीक है, खगोलीय पर्यवेक्षण शाला, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, ये हमें यहां से मिली है। इस समय पर भी पर्यवेक्षणशालाएं थी, जी हाँ, इस समय पर भी थी। ठीक है, आगे देखिएगा, जो धोलावीरा है, यहां की रक्षा दीवार, यानी जो यहाँ पे दुर्ग थे, वो पत्थर से निर्मित थे। पत्थर से निर्मित किया गया था, मतलब यहाँ पे फोर्टिफिकेशन पत्थरों से किया गया था। यहाँ पे दुर्ग जो बनाए गए थे, सुरक्षा दीवारें जो बनाई गई थी, वो इसी से। यहां से मिलते बेटा हमें मिलते हैं एविडेंस ऑफ सुनामी। सुनामी के साक्ष्य हमें यहां से मिले हैं। और कहा जाता है कि यहां से 16 तालाब मिले हैं। क्या मिले हैं? 16 तालाब और सुनामी के साक्ष्य। ये आपको ध्यान रखना है। कहां से मिले हैं? धोलावीरा। धोलावीरा एक चीज के लिए और फेमस है, यहाँ का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा था। ठीक है, देखिएगा, यहाँ पे हमें क्या मिला है? जल प्रबंधन व्यवस्था, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बेटा जी यहाँ का बहुत ही शानदार था। जल प्रबंधन व्यवस्था, ठीक है। और हम कह सकते हैं इसके अलावा कृत्रिम जलाशय। कृत्रिम जलाशय क्या होता है बताओ जल्दी से? जहां पर पानी को इकट्ठा किया जाता है, वर्षा के पानी को, यानी हम कह सकते हैं इसको आर्टिफिशियल रिजर्वियर। ठीक है, और हमें क्या मिलता है? यहाँ से बांध निर्माण किया गया था मैम, यहाँ पे डैम फॉर्मेशन भी किया गया था। तो ये तीनों चीजें हमें यहाँ मिलती हैं। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम क्यों अच्छा था? क्योंकि एक तो बांध मिले हैं, दूसरा जब वर्षा होती थी तो वर्षा के पानी को कैसे रिजर्व करना है, उसके लिए आर्टिफिशियल रिजर्वेयर बनाए गए थे।
ये सब कहाँ पे, सोचो उस समय भी लोग करते थे। हम आज के टाइम क्या करते हैं, बारिश हो रही है तो होती रहो, हमें क्या करना है, हम क्यों पानी स्टोर करें। लेकिन पहले लोग स्टोर करते थे क्योंकि पानी की वैल्यू उनको पता थी, हमें भी पता है, ठीक है, लेकिन हम करते नहीं है, वो बात अलग है। यहां से हमें मिले हैं खेल स्टेडियम के साक्ष्य, खेल स्टेडियम के साक्ष्य। अब बेटा ये नहीं पता चला कि कौन सा खेल खेला जाता था, लेकिन स्पोर्ट्स स्टेडियम हमें यहाँ पे मिला है, एविडेंस ऑफ स्पोर्ट्स स्टेडियम। लेकिन किस चीज का स्टेडियम है ये, किस खेल, कौन सा खेल खेला जाता था, नहीं पता। वैसे तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन सा खेल खेलते थे, एक तो मछली पकड़ने का, जैसे खेल की अगर आप बात करो तो इनके जो स्पोर्ट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, एक तो मछली पकड़ना, ठीक है, ये इनका स्पोर्ट था, कैच द फिशेस, और पक्षियों को आपस में लड़ाना, पक्षियों को आपस में लड़ाना, ये भी इनके स्पोर्ट्स में शामिल था, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह के गेम्स ये खेलते थे, ये आपको पता होगा बहुत अच्छे से, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मोहम्मद कैफ, आपको मैं एक बात बता दूं बेटा, आपको टारगेट नहीं किया है। मैंने बोला है कि हमारे यहाँ बारिश होती है तो हम उस पानी की वैल्यू नहीं समझते, हमारे में समझते हो सब आते हैं, स्पेशली मोहम्मद कैफ नहीं आते हैं। तो अपने आप को टारगेट मत किया करो, अपने आप को सेंटर में मत रखा करो बेटा, ठीक है, आपको आपको सेंटर में नहीं रखा है मैंने कि मैं आपको कह रही हूं, या मैंने आपको नहीं कहा कि आप पानी स्टोर नहीं करते, मैंने कहा हम कहाँ करते हैं। मैं देखती हूँ लोग सुबह सुबह नल में पानी, उसमें टंकी में पाइप लगा के पूरी सड़क धो रहे होते हैं। तो इसको आप कह सकते हो कि आज के लोगों को पानी की वैल्यू पता है, नहीं पता। नहाने के लिए 5-5 6-6 बाल्टी पानी का यूज करते हैं, जबकि एक ही बाल्टी इनफ होती है एक पर्सन के लिए। अब आप उसमें अपने आप को रख लेंगे सेंटर में तो फिर कैसे काम चलेगा, फिर तो बेटा मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगी आपको। और मैंने पहले ही बोला था कि अपने दिमाग के दरवाजे खोलकर हिस्ट्री को पढ़ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जहां पे आपको ये लगेगा कि भाई ये तो हमारे लिए है, हमें टारगेट किया जा रहा है। कभी हिंदुओं को लगेगा हिंदुओं को टारगेट कर रही है मैम, कभी मुस्लिम्स को लगेगा मुस्लिम्स को टारगेट, नहीं, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, मैं वही आपको पढ़ा रही हूँ जो इतिहास में लिखा है। मैंने मैंने अपना इतिहास नहीं लिखा है, ठीक है, हाँ, पासा भी ये लोग खेलते थे, बिल्कुल पासा खेलते थे, ठीक है, नहीं मोहित, तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको सेंटर में अपने आप को नहीं रखना है, आपकी बात नहीं हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहां तक आप लोग बेटा लिखिए, और यहां तक अगर आपको चीजें समझ में आई हो तो एक बार थम्स अप या स्माइली करेंगे, ताकि मुझे आपका रिस्पॉन्स एटलीस्ट पता चल सके। फटाफट लिखिए यहाँ पर। तो आपने देखा कि धोलावीरा क्यों फेमस है, तो वाटर मैनेजमेंट के लिए इसका बहुत अच्छे से नाम आता है। यहाँ डैम्स बनाए गए थे, यहाँ सुनामी के साक्ष्य हैं, स्टेडियम के साक्ष्य हैं, यहाँ हमें पर्यवेक्षण शाला मिली है, किसकी, खगोलीय पर्यवेक्षण शाला मिली है, मतलब उस समय पर भी पर्यवेक्षण हुआ करते थे, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आते हैं और मैं प्रश्न दूंगी आपको, आपकी प्रीवियस ईयर में सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न पूछे गए हैं बेटा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्स एवरीवन। आगे आपने लिख लिया होगा आई होप। अब देखिए, अगर मैं अगली साइट की तरफ जाती हूं, जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया धोलावीरा, अब एक स्थल मैंने आपको बताया था सुरकोतदा, बताया था कि नहीं बताया था, बताओ सुरकोतदा कहां पड़ता है, बताया था कि नहीं बताया था, जल्दी से। यहां से मिली है बेटा हमें घोड़े की हड्डियां, घोड़े की हड्डियां हमें यहां से मिलती हैं, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं बोन्स ऑफ हॉर्स, बोन्स ऑफ हॉर्स हमें यहां से मिली हैं, घोड़े की हड्डियां, ठीक है बेटा। उसके अलावा प्यारे बच्चे हमें यहां से मिला है तराजू का पलड़ा, तराजू समझते हो, देखो मैं भी बताती हूँ आपको किस तरीके से हुआ करता था। देखो इस तरीके से यहाँ पे ये हुआ करता था, और एक पार्ट इस तरफ और एक पार्ट इस तरफ, और एक में वजन रखते थे, एक में सामान रखते थे, और फिर इसको क्या करते थे, इसको मेजर करते थे, तोलते थे, इसको कहते हैं तराजू।
तो यह हमें कहां से मिलता है? सुरकोतदा से। यहां से हमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिलते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तो जानते हो आज के समय पर भी हैं, सोचो उस समय पर भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हुआ करते थे। उस समय पर भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हुआ करते थे, जहां पे एक ही जगह पे बहुत सारी चीजें हमें मिल जाती हैं। सुरकोतदा कहां पर है? गुजरात में है। मैंने बताया था आपको, एक होता है सूतकांगेडोर और एक है सुरकोतदा, दोनों में अंतर है प्यारे बच्चे। ठीक है, आगे देखिए। आगे फिर हम बात करते हैं तो अगला आता है आपका रंगपुर। और रंगपुर कहां पर है? गुजरात में है ये ध्यान रखिएगा। सुरकोतदा कहां पर है? गुजरात में ही है। और मैं आपको बता दूं, हमें यहां से क्या मिला है? कच्ची ईंटों का दुर्ग मिला है। यानी ये एक ऐसा नगर था जहां पे फोर्टिफिकेशन कैसा था? कच्ची ईंटों का। कच्ची ईंटों का दुर्ग मिला है। अनबेक्ड ब्रिक्स लिख सकते हैं, फोर्ट ऑफ अनब्रेक्ड ब्रिक्स। अनबेक्ड लिख देना, अनबेक्ड ज्यादा अच्छा लगेगा। अनबेक्ड ब्रिक्स यहां से हमें मिला है। ठीक है, उसके अलावा प्यारे बच्चे बिल्कुल हमें यहां से क्या मिला है? धान की भूसी। मैंने आपको बताया था, धान की भूसी मतलब जो चावल निकलने के बाद में धान में जो आपका बचा हुआ, जिसे हम कचरा भी कहते हैं, तो वो हमें यहाँ से मिली है। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर भी चावल की खेती हुआ करती थी, क्योंकि मैम हमें यहाँ से धान की भूसी मिली है। अब एक जगह है बेटा आपकी बनावली, कहाँ पड़ती है मैम? हरियाणा में। और यहां से सबसे ज्यादा पूछे जाना वाला प्रश्न, बेटा बस एक मिनट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चावल के दाने बेटा लोथल से मिले हैं, बनावली। यहां से हमें मिला है खिलौने का मिट्टी का हल, खिलौने का मिट्टी का हल। अब मैंने आपको बताया था कि टॉयज किसके अकॉर्डिंग बनते हैं? समय के अकॉर्डिंग। यानी इस समय पर हल था तो हल का टॉय बना दिया। तो हल हमें किस रूप में मिला है? तो मैम हमें मिट्टी के खिलौने के रूप में मिला है। ठीक है, मिट्टी की खिलौने का मिट्टी का हल हमें यहां से मिलता है। यहां से हमें बेटा जी जौ के अवशेष मिलते हैं, जौ के अवशेष, पार्ले रेजिड्यू। यहां से हमें मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, मिट्टी के बर्तन। और बेटा यहां से हमें धावन पत्र मिलता है। अब मैम ये क्या होता है? धावन पात्र बेटा जी जिसे आप आज बोलते हो वॉश बेसिन। उस समय भी वॉश बेसिन थे, जी हाँ, उस समय भी वॉश बेसिन थे। ठीक है, मिट्टी के बर्तन को क्या बोलेंगे? क्ले पॉट्स। एक बच्चा बोल रहे हैं मिट्टी के बर्तन को क्या बोलेंगे? क्ले पॉट्स बोलेंगे बेटा। रिंकू कुमार जी सर भी बता चुके हैं, और क्योंकि आप ये प्रश्न बहुत बार पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आपकी मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे चलेगी हिस्ट्री, थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे चलेगी ज्योग्राफी। यानी वीक स्टार्टिंग में 3 दिन हिस्ट्री और वीक लास्ट डेज में 3 दिन आपकी ज्योग्राफी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, यहां तक आपने कर लिया होगा। तो ये था बेटा जी आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये था आपका सिंधु घाटी सभ्यता।
और अब हम क्या पढ़ेंगे, ये तो खत्म हो चुका है। और आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दें कि सिंधु घाटी सभ्यता की समाप्ति का कारण क्या था, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं। ठीक है, नोट्स इनफ है, बुक मत पढ़ो, नोट्स पढ़ो, प्रैक्टिस करो, रिवीजन, नोट्स प्रैक्टिस रिवीजन, बस। फ्राइडे ऑफ नहीं है बेटा, क्लासेस चलेंगी मंडे टू सैटरडे। बहुत बढ़िया मैम, बाढ़, फ्लड, वेरी गुड। तो अब आपका एक नया चैप्टर नए पेज से आप लोग लिखेंगे, जिसका नाम है वैदिक सभ्यता, जिसका नाम है वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन। क्लियर है? आगे देखिए बेटा, अगर मैं वैदिक सिविलाइजेशन की बात करती हूं, तो इस वैदिक सिविलाइजेशन को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल कहते हैं को। आप कहेंगे पूर्व वैदिक काल या मैम ऋग वैदिक काल। ठीक है, कुछ भी नाम आप बोलेंगे, बात एक ही रहेगी। इंग्लिश में बोलेंगे प्री वैदिक पीरियड या या अच्छा, पहले इसका ऋग वैदिक पीरियड, और इधर बोलेंगे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, पोस्ट वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक पीरियड। इस तरीके से हम वैदिक काल को दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल प्यारे बच्चे आपका शुरू होगा 1500 से लेकर 1000 BC, और उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर 600 BC। ये आपके यहां पर डिवाइड रहेंगे। ठीक है, ये आप सबसे पहले बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब ये जो वैदिक काल है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। जब हम वैदिक काल की प्यारे बच्चे बात करते हैं, तो वैदिक काल जो है मतलब वेदों का अध्ययन, मतलब जिसमें हम अपने वेदों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमें हमारी वेदों के बारे में बताया जाएगा, उसी को हम कहते हैं वैदिक पीरियड। इस वैदिक पीरियड के अंदर अगर हम बात करेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन से वेद में क्या क्या बातें कही गई हैं, किस वेद की क्या वैल्यू है, ये सब आपको ध्यान रखना है। हरिकेश जी बेटा, स्पीड एकदम नॉर्मल है, आप मुझे बताइए और कितना स्लो पढ़ाऊं। ठीक है, हर्ष क्या गलत है वो भी लिखना होता है। बेटा मनी लोथल से चावल का छिलका या चावल के दाने, मैंने लेक्चर को सुनो ध्यान से, चावल का दाना या चावल का छिलका, दोनों अगर बात में कोई, तो लोथल से, क्योंकि रंगपुर से धान की भूसी मिली है। धान नहीं मिला है रंगपुर से, चावल नहीं मिला है रंगपुर से, चावल मिला है आपका लोथल से। ठीक है, अब आप ये बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि यहाँ जो आपकी वैदिक सभ्यता है, मतलब इसमें हम वेदों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर प्यारे बच्चे मैं आपसे ये बात करती हूं, तो जो ऋग वैदिक पीरियड है इसकी हमने बात करी और वेदों की हम बात कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेदों का संकलन किसने किया था। संकलन को क्या कहते हैं? कंपाइलेशन।
ठीक है, क्या कहते हैं? कंपाइलेशन ऑफ वेदास। कंपाइलेशन ऑफ वेदास ये किसको कहा जाता है? तो बेटा जी वो थे आपकी महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास जी, इन्होंने क्या किया है? वेदों का कंपाइलेशन, मतलब वेदों को एक जगह पर रखा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वेरी गुड। जिन बच्चों ने लिखा है महर्षि वेद व्यास जी। अब आपके ही पेपर में यूपी में एक बार प्रश्न पूछा गया कि सबसे पहले हमें ये बताइए कि किसी भी चीज को लिखने का क्रम क्या था। मतलब देखो, अगर आपसे पूछा जाए लिखने का क्रम या सबसे पहले क्या आया, तो बेटा सबसे पहले आए वेद। ठीक है, वेद के बाद आए बेटा जी ब्राह्मण ग्रंथ। मैम ये ब्राह्मण ग्रंथ क्या था? तो बेटा वेद जो हैं वो आपके संस्कृत में लिखे गए थे। ठीक है, तो उनको साधारण शब्दों में जब लिखा गया तो उसी को कहा गया ब्राह्मण ग्रंथ। जैसे ऋग्वेद का अपना ब्राह्मण ग्रंथ है। अब जैसे अगर मैं वेद की बात करूं अभी समझाने के लिए, ये नहीं लिखना है आपको जो समझा रही हूं। बेटा आपके टोटल 4 वेद हैं, जिनमें से एक बच्चे ऋग्वेद है, एक बेटा जी सामवेद है, एक बेटा जी यजुर्वेद है, और एक बेटा जी अथर्ववेद है। तो इन चारों वेदों के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, और किस वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है ये भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद बेटा जी आरण्यक, आरण्यक लिखे गए, और उसके बाद में बेटा जी उपनिषद लिखे गए। तो क्वेश्चन आता है उपनिषद कितने हैं? सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? छोटा उपनिषद कौन सा है? अरे भैया, बेटा एक मिनट रुक जाओ, ये चावल का कंफ्यूजन दूर करती हूं मैं। एक बात बताओ बेटा, अगर मुझे ये मैं बोलूं कि मुझे धान की भूसी मिली है, तो मैंने अभी तुम्हें लेक्चर में भी बोला कि धान की भूसी मिली है मतलब चावल की खेती होती थी। लोथल से मुझे चाहे चावल के दाने मिले चाहे चावल का छिलका, मतलब धान की खेती चावल की खेती होती थी। ये तो आप खुद भी सोच सकते हो बच्चे कि अगर भूसी मिल रही है तो भी चावल की खेती, और लोथल से मुझे छिलका मिल रहा है, चावल का दाना मिल रहा है, मतलब वहां पर भी चावल की खेती। क्योंकि कोई भी एविडेंस कहां से मिलेगा? जहां पे उसका कुछ चीज मिलेगी मुझे। तो मैंने आप जिस तरीके से आपका कालीबंगा और लोथल दोनों जगह अग्निकुंड मिले हैं, इतना आप कंफ्यूज हो गए हो कि उसमें तो आपने ये लिखवाया था, उसमें तो आपने वो आप चाहे चावल का दाना या चावल का छिलका लोथल में लिखें, बात एक ही है। लेकिन धान की भूसी बेटा जी रंगपुर में मिलेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और आप चीजों को ध्यान से जब पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे ये बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आएगी कि एक चीज से हमें ये पता चलता है कि अगर धान की भूसी मिल रही है मतलब चावल की खेती, और अगर लोथल से भी हमें चावल का छिलका या दाना मिल रहा है मतलब चावल की खेती। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इन दोनों जगह पर चावल की खेती होती थी। और ये यूपी में ही पूछा गया प्रश्न है कि धान की भूसी कहां पर मिली है? रंगपुर से मिली है। भाई रंगपुर से पहले लोथल में मिल गया था, लोथल माना जाएगा बेटा। चावल का छिलका या चावल के दाने, आंसर इज लोथल, लेकिन धान की भूसी आंसर इज रंगपुर। अब आप लिख लो इस चीज को। ठीक है, अब एक बच्चा कह रहा है टमाटर की खेती बताओ। बेटा टमाटर की खेती नहीं होती थी हर्ष अभी। ठीक है, तो ये लिखने का पूरा क्रम है। अब आइए, अब ये हम जानते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का निर्माण किसने किया। तो मैम आपने बताया, चलो बताओ इंडस वैली सिविलाइजेशन का निर्माण किसने किया? बताओ जल्दी से। इंडस वैली सिविलाइजेशन का निर्माण किसने किया था? मैंने लिखवाया था आपको। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। तो उसी तरीके से आपके दिमाग में आना चाहिए कि वैदिक सभ्यता किसके द्वारा निर्मित थी। बताइए जल्दी से, फटाफट बताइए एक बार।
द्रविड़ लोगों ने की थी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब कुछ कह रहे हैं आर्य। बेटा आर्य तो मैंने अभी पढ़ाया ही नहीं है तुम्हें। आर्य तो इस सभ्यता का निर्माण करेंगे, लिखिएगा। ये वैदिक सभ्यता किसके द्वारा निर्मित सभ्यता थी? आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता, इसको क्या कहते हैं बेटा? वैदिक सभ्यता। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता, और इसको निर्मित करने वाले थे बेटा जी आर्य। और आर्य भारतीय नहीं थे। आर्य कहां से आए मैम? इसको लेकर भी डिस्प्यूट्स होते हैं। तो आपकी सिंधु सभ्यता द्रविड़ लोगों ने निर्मित की थी और आर्यों ने निर्मित की थी प्यारे बच्चे, आपका कह सकते हैं वैदिक सभ्यता। अब एक क्वेश्चन और आता है, आर्य का मतलब क्या होता है? आर्य का मतलब क्या होता है मैम? तो बच्चे आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। आर्य का अर्थ पूछा जाता है कि आर्य का अर्थ, अर्थ मतलब मीनिंग, मीनिंग ऑफ आर्य। तो आप कहोगे इसका मतलब होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ मतलब बेस्ट, इंग्लिश में कहेंगे बेस्ट। और ये सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि आर्य का मतलब क्या होता है? तो मैम श्रेष्ठ होता है। उसके बाद में प्यारे बच्चे, जो आर्य सभ्यता थी ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। और इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसी थी? रूरल सिविलाइजेशन है ये। और इन लोगों ने जो भाषा अपनाई थी, लैंग्वेज, वो थी इनकी बेटा जी संस्कृत। लैंग्वेज क्या थी? तो मैम वो थी यहां पर संस्कृत। बेसिक सी चीजें मैं आपको बता रही हूं, एकदम बेसिक चीजें। बेड़दों की और लोटो नारा इनका नहीं है, वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है। हम पढ़ेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे फिर से बात करती हूँ कि भाषा क्या थी? संस्कृत। अब यहाँ पे मैम हम सब जान चुके, लेकिन आप हमें ये बताइए कि जो आर्य हैं ये कहाँ से आए थे? क्या ये भी भारतीय थे? तो आप लिखेंगे एक हेडिंग, आर्यों का आगमन। आर्य कहां से आए थे? आर्यों का आगमन। ठीक है, अराइवल ऑफ द आर्यंस। अराइवल ऑफ द आर्यंस। आर्यों का आगमन। तो देखो यहां पे एक व्यक्ति है, मैक्स मूलर। उन्होंने कहा कि जो आर्य हैं ये मध्य एशिया यानी सेंट्रल एशिया से आए। सेंट्रल एशिया से आए। ठीक है, अब इनके बारे में पहले पूरी बात सुनो। इन्होंने क्या कहा? इनकी आधी थ्योरी को तो सही माना गया, लेकिन आधी थ्योरी को गलत। तो इन्होंने कहा कि जो आर्य लोग हैं ये मध्य एशिया से आए थे। ये किसके अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग टू मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने कहा कि आर्य जो हैं वो कहां से आए हैं? तो आप, इन्होंने कहा कि आर्य लोग जो हैं वो आए हैं मध्य एशिया से। अब इनसे पूछा गया कि मध्य एशिया से भारत में कैसे आए? तो इन्होंने कहा कि मध्य एशिया से ये हिंदू कुश पर्वत पड़ता है बेटा, भारत और पाकिस्तान, सॉरी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर हिंदू कुश पर्वत। तो इन्होंने कहा कि आर्य सेंट्रल एशिया से आए। ठीक है, और सेंट्रल एशिया से वो हिंदू कुश पर्वत होते हुए उन्होंने भारत में अपनी एंट्री करी। और उन्होंने कहा कि जब ये भारत में आए तो उस समय पर यहाँ पे सिंधु सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता चल रही थी? उस समय पर यहाँ पे सिंधु सभ्यता थी। जब आर्यों की एंट्री भारत में हुई तो सिंधु सभ्यता यहाँ पर थी। ठीक है, और इन आर्य लोगों ने भारत में आके क्या किया? इन आर्यों ने भारत में आकर, आर्यों ने भारत पर आक्रमण किया। भारत पर आक्रमण। और इनके अकॉर्डिंग जब भारत पे आक्रमण किया तो इन आर्यों ने क्या किया? आर्यों ने इसे खत्म कर दिया। आर्यों द्वारा ही क्या कर दिया गया? सिंधु घाटी सभ्यता को समाप्त कर दिया गया।
किसने कहा ये? मैक्स मूलर ने। उनसे पूछा कैसे खत्म कर दिया आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता को? तो उन्होंने कहा कि जब भारत पर आक्रमण हुआ, ठीक है, इधर तो जगह नहीं है, मैं इधर लिख रही हूँ, आप नीचे की तरफ ही लिखना है, यहाँ लिखना आप लोग, ठीक है? तो मैं यहाँ लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ मेरे पास जगह नहीं है, या अगले पेज पे लिखती हूँ। तो इन्होंने कहा कि आर्यों ने भारत पर आक्रमण किया, और आक्रमण किया तो फिर यहाँ पे हुआ युद्ध। इनसे पूछा युद्ध का नाम क्या था? इन्होंने कहा दसराग्य युद्ध। इन्होंने कहा कि दसराग्य युद्ध हुआ। इन्होंने कहा कि इस दसराग्य युद्ध में एक तरफ थे भारत के 10 राजा। कौन थे? 10 भारतीय राजा थे। और दूसरी तरफ था यहां पे आर्यों का राजा सुदास। आर्यों का राजा कौन था? सुदास। और इन्होंने कहा कि सुदास ने क्या कर दिया? सुदास ने इनको हराया और सुदास खुद जीत गया। और इस तरीके से इन लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को खत्म करके वैदिक सभ्यता को स्थापित कर दिया। कौन कह रहा है? मैक्स मूलर। अब ये 10 भारतीय राजा कौन है? मैम ये द्रविड़ हैं। और आर्य कैसे थे? आर्य मतलब मैम, आर्य का मतलब था गोरे। तो गोरों में सबसे पहले कौन आया भारत में? अकॉर्डिंग टू मैक्स मूलर आर्य आए। उपनिषद बेटा 108 है दीपू कुमार। अभी लिखना, अभी मैं मोहित समझा रही हूँ, लिखने का टाइम दूंगी बेटा, 2 मिनट रुको। तो ये किसके अकॉर्डिंग है? मैक्स मूलर। लेकिन इसकी इनकी इस थ्योरी को गलत माना। कहा कि ठीक है युद्ध हुआ होगा, लेकिन हम ये नहीं मान सकते कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों ने खत्म किया, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता तो बाढ़ के कारण खत्म हुई थी। और मैं आपको बता दूं, सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ लोगों के हिसाब से बाहरी आक्रमण से भी सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हुई। तो मैक्स मुलर ने वही थ्योरी बनाई कि बाहरी लोग यही थे, इन्होंने ही खत्म कर दिया। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो इनकी थ्योरी को, ये तो ठीक है कि चलो, और सबसे ज्यादा इनकी ये थ्योरी मानी जाती है कि आर्य जो है वो मध्य एशिया से ही आए थे। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, आगे आगे नहीं भागना है बेटा, जो मैं पढ़ा रही हूं वो पढ़िए। तो आप पहले इसको लिखिए, तो मैक्स मूलर की थ्योरी ये है, लिखिए फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। थ्योरी में बहुत सस्पेंस है। कृष्ण कुमार जी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था, तभी आपको बताया है। वास्को डी गामा पढ़ा दो इनको पहले, एंशियंट और मिडाइवल छोड़ के मॉडर्न पढ़ाओ पहले मैम। ठीक है, लिख गया है, आगे चलिए। अब देखो, और लोगों ने, जैसे और लोगों के बारे में पूछा जाता है कि भाई और किस किसने कहां कहां से बताया, तो और लोगों में जैसे अगर मैं बात करती हूं तो एडवर्ड मेयर, इन्होंने कहा कि जो आर्य हैं वो पामीर के पठार से आए थे। पामीर के पठार से, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू एडवर्ड मेयर। पेनका और हर्ट ने कहा, एक है पेनका और एक है हर्ट, इन्होंने कहा कि आर्य जर्मनी से आए थे। अलग अलग थ्योरी है, लेकिन सबसे ज्यादा मैक्स मूलर की मानी जाती है। फिर दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि भैया ये तिब्बत से आए थे। कहां से आए थे बेटा जी? तिब्बत। इन्होंने कहा कि आर्य तिब्बत से आए थे। एक थे गाइल्स, गाइल्स ने कहा कि आर्य जो है वो हंगरी से आए हैं। फिर एक थे बाल गंगाधर तिलक जी, इन्होंने कहा कि आर्य जो हैं वो उत्तरी ध्रुव से आए हैं, यानी इन्होंने कहा नॉर्थ पोल से। इन्होंने क्या कहा, कहां से आए हैं? नॉर्थ पोल। लेकिन मैम सबसे ज्यादा किसकी थ्योरी मानी जाती है? मैक्स मूलर की, कि ये मध्य एशिया से आए थे।
तो ये आपको ध्यान रखना है। लिखिए फटाफट। अब अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं और नोट डालकर आपको लिखना है, बहुत शानदार है। जैसे आपसे पूछा जाए, और ये पूछा गया प्रश्न है कि वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे थी? तो वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे पर थी। जैसे सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के किनारे पर थी। बहुत शानदार प्रश्न है ये, और यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है। आर्य कौन थे, यही तो बताया है मोहित अभी मैंने। आर्य कौन थे? आर्य विदेशी लोग थे जो भारत के बाहर से आए थे, लेकिन एग्जैक्टली कहां से आए थे इसको लेकर इन सभी में मतभेद है। तो मैम क्या माना जाता है? मैक्स मूलर की थ्योरी को माना जाता है बेटा। कमेंट पर फोकस मत करो बच्चा, फोकस करो क्लास पे, ठीक है। ये कंफ्यूज हैं क्योंकि अवंतिका जी ऐसे बेटा बहुत सारी चीजें आएंगी जिनमें अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू है, और वो पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताने भी पड़ेंगे और आपको पढ़ने भी पड़ेंगे, ठीक है। आज हम क्लास को यही विराम देते हैं क्योंकि आपकी 6 बजे अगेन क्लास है, और कल मैं आपको इसको कंटिन्यू आगे लेकर जाऊंगी। और बता दूं बेटा जी कि इसके बाद में हम कल पढ़ेंगे कि जैसे आर्य जो है वो किस तरीके का खाना खाते थे, ठीक है। कैसी संस्कृति थी, इनका व्यवसाय क्या था, इनका जो मुख्य पशु था वो क्या था, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आर्य भारतीय नहीं थे, आर्य भारत के बाहर से आए थे, ठीक है। और इतना हम ध्यान रखते हैं। आज के लिए धन्यवाद, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें। नहीं जी, सैटरडे क्लास होगी, ज्योग्राफी की क्लास थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे होगी।